जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का रामबाण भाग 4। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वो कौन था? तो वो बलबन था। तो हम लोग बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये गुलाम वंश के सुल्तान थे और इन्हें उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने सुल्तान ए चाहलनी का खात्मा कर दिया था। और सुल्तान ए चाहलनी क्या था? ये 40 तुर्की सरदार का एक समूह था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने सिजदा एवं फाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो सिजदा क्या होता था? तो वो घुटने के बल पर बैठ के सम्राट का रिस्पेक्ट किया जाता था, सर झुकाया जाता था इस प्रथा में। और फाबोस में क्या होता था कि सुल्तान के हाथों को चूमा जाता था। इन्होंने लोह एवं रक्त नीति का शुरुआत किया था। इसके बाद इन्होंने दीवाने अर्ज का स्थापना किया था। दीवाने अर्ज क्या होता था? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने एक स्पेशल सैन्य विभाग बनाया था, जिन्हें कि दीवाने अर्ज कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने दीवाने विजारत की भी स्थापना की थी। दीवाने विजारत जो कि भूमि से संबंधित थी। उसके बाद इनके जो कवि थे तो वो अमीर हसन एवं अमीर खुसरो थे। आई होप आपको इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पसंद आया होगा। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 जो है राज्यों का उदय हुआ था। और उनका कौन कौन सा राज्य था? सबसे पहले बीजापुर था। बीजापुर, इसके जो संस्थापक थे वो आदिल शाह थे। आदिल शाह। तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। बीजापुर का जो संस्थापक थे आदिल शाह। देखिए, बीजा मतलब क्या होता है? किसी विदेश जाते हैं तो हमें वीसा लगता है। तो इसका सिंपल सा है, अगर आदिल यानी किसी पे दिल लग जाए, उसे मिलने के लिए हम विदेश भी चल जाएंगे वीजा लगा के। सिंपल सा ट्रिक है, आपको जरूर याद होगा। इसके जो संस्थापक थे वो यूसुफ आदिल शाह थे। आदिल शाह, जिसकी स्थापना जो है 1489 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद बहमनी राज्य का जो है स्थापना कब किया गया था? तो हसन गुंग के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए सेकंड कौन था? अहमदनगर। इसके संस्थापक कौन थे? निजाम शाही। उसके बाद देख लेते हैं, इनके जो संस्थापक थे वो मलिक अहमद थे। मलिक अहमद। 1490 ईस्वी में स्थापना हुआ था अहमदनगर का। उसके बाद देखिए बरार आ जाते हैं। बरार, तीसरा क्या था? बरार था। और इसके जो संस्थापक थे वो इमाद शाही थे। और संस्थापक जो थे वो फतेउल्लाह इमाद शाह। इनका भी जो ईस्वी था संस्थापना का वो 1490 था। 1489 में बीजापुर हुआ था। अहमदपुर जो 1490 में हुआ था, उसका 1490 में भी बरार हुआ। उसके बाद गोलकुंडा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोलकुंडा जो था वो चौथा था। इसके जो स्थापना थे वो कुतुब शाही वंश था यहाँ पे। देखिए, इसका वंश सिंपल सा याद है कि गोलकुंडा था, यानी गोल ऐसा था। और यहाँ एक कुतुब है, तो यानी एक समझिए एक कुत्ता था। तो कुत्ता क्या करता था? वो गोल गोल घूमता था गोलकुंडा में। तो इस तरह आपके इसके जो वंश थे उसका नाम याद आ गया होगा। और उसका कुली कुतुब शाह थे। कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। तो कुली कुतुब शाह इनके संस्थापक थे। तो वो जो गोल गोल घूम रहा था कुत्ता, वो क्या था? कुली जैसा घूम रहा था। सिंपल सी बात है। और इसका जो स्थापना था 1512 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, लास्ट है बीदर। पांचवा जो था वो बीदर था। और बीदर का जो जहाँ वंश था वहाँ पे वो बरीद शाही था। बरीद शाही। और बरीद शाही के जो संस्थापक थे अमीर अली बरीद। और स्थापना जो लगभग 1526 से 27 के बीच में इनका स्थापना हुआ था। तो सिंपल से एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। और जो संस्थापक थे वो आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है वो विवाह अगर आप लोग करते थे, वहाँ आपको कर देना पड़ता था सरकार को, तभी आपको शादी करने का अलाउ किया जाता था। उसका तो विधवा विवाह जो होता था उसमें जो है वो कर नहीं लिया जाता था। तो विजयनगर के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हरियर, इसका जो स्थापना किया था हरियर एवं बुक्का ने किया था। और इसका जो बगल में इनका जो नदी है वो तुंगभद्रा नदी है। कौन सा नदी है? तुंगभद्रा नदी के बगल में जो है विजयनगर का स्थापना किया गया था। अभी जो ये हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको कि यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में जो है चरक थे। तो और कनिष्क का जो राजधानी था वो पुरुषपुर या पेशावर था, जो कि अभी पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग के देखभाल करता था? सिंपल सी बात था, अकबर के जो मीर बख्शी थे तो वो किस विभाग का देखभाल करता था? देखिए, मीर बख्शी मतलब सैन्य विभाग के वो देखरेख करते थे, सैन्य विभाग का। तो सिंपल सी बात है, मीर बख्शी यानी मारने से किसी को बख्श देता है तो वो सैनिक ही कहलाता है। देखिए, मीर मतलब क्या हो गया, मारने, और बख्श मतलब होता है किसी को छोड़ देना। तो इस तरह करके हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग अकबर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट, क्योंकि ये सम्राट जो बहुत बड़े सम्राट थे अमरकोट, तो याद रखिएगा, अमर अमर हो गए, कोट यानी कोट पहन के जो है अमर हो गए, इसलिए इनका जन्म जो है अमरकोट में ही हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़े सम्राट थे। उसके बाद जो है इनका राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1956 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए 5 नवंबर 1556 में इन्होंने हेमू के विरुद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी, और 1556 से 60 के बीच में जो है ये बैरम खां के संरक्षक में रहे। इनका जो मेन मालिक था बैरम खां था, ये बस उनका अनुसरण करते थे, मतलब मेन जो सत्ता का जो था वो बैरम खां के हाथों में था। उसके बाद जो है वो 1560 से 64 के बीच में ये पर्दा शासन कहा जाता है, जिसमें कि इनका जो शासन था लगभग महामंगा के अंतर्गत आता था, यानी वो महामंगा ही लगभग जो बोलते थे वो इनका बात मान के अकबर वही करते थे। उसके बाद इनके द्वारा जो लड़ी गई दूसरी लड़ाई थी वो हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो अकबर की तरफ से मानसिक थे, और आगे कौन थे? महाराजा प्रताप थे। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन ए इलाही, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो 1582 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो पहला हिंदू जो जो ये धर्म जो अपनाए थे वो बीरबल थे, और अंतिम भी यही थे। इसके जो मेन पुरोहित थे दीन ए इलाही के, वो अबू फजल थे। अबू फजल जो है वो बैरम खां के पुत्र थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तिरुवानापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी। चलिए हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले अली नगर की संधि की थी, और सिराजुद्दौला के अली नगर की संधि जब हुई थी तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव उसमें थे। वो लगभग 1757 ईस्वी में ये जो संधि हुई थी अली नगर की संधि। उसके बाद इन्हीं के द्वारा ही प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ये कब हुआ था? 23 जून 1957 ईस्वी को हुआ था। और इसमें कौन कौन लड़े थे आपको पता ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद इन्होंने बक्सर युद्ध में भी भाग लिया, जिसका डेट था 23 अक्टूबर। देखिए, वो 23 जून को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, और ये 23 अक्टूबर को लड़ा गया था। तो डेट सेम था, सिर्फ आप मंथ को याद रखिएगा। 23 जून 1764 ईस्वी में। उसके बाद जो है इनके द्वारा ही इलाहाबाद की संधि किया गया था। इलाहाबाद की संधि बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 1765 ईस्वी में किया गया था। तो दो संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त को मीर जाफ़र और क्लाइव के बीच में, एक 16 अगस्त को जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इनके द्वारा ही बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था, जो कि 1765 से 72 के बीच में लगा था, और जो कि बंगाल में द्वैत शासन का जो खत्म करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को जो है ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि दी गई है, और सबसे पूजनीय देवता भी इंद्र ही थे ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। उसके बाद इसमें 10 मंडल है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो है 1028 स्तुतियाँ हैं। स्तुति यानी जो एक तरह से मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा एवं जो 7वां मंडल है वो क्या है? प्रमाणित है। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा जो मंडल वो प्रमाणित है, तो 2वां और 7वां जो मंडल है वो प्रमाणित है। और 9वें मंडल में जो है सोमदेव का वर्णन है। किसका वर्णन है? सोमदेव का वर्णन है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल जो है उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इन्होंने घनानंद वंश के जो है प्रतापी राजा घनानंद को जो है हरा के मौर्य वंश का स्थापना किया था। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तभी जो है यहाँ के राजा कौन थे? तो घनानंद के शासनकाल में ही आक्रमण किए थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की गई है, जिससे कि
विशाख दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस को मैं याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक बता दूं। मुद्रा राक्षस, देखिए राक्षस कैसा है भाई? विशाख दत्त है, यानी विशाल है। इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। क्या, कौन धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। और इनकी मृत्यु जो है वो श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह है। तो कलहन के राजतरंगिणी का में जो है कश्मीर का इतिहास मिला है। किसका इतिहास मिला है? कश्मीर का इतिहास मिला है। उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। अब चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो ये इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि और इनका शासनकाल जो है 1206 से 1210 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दिल्ली में कुब्बत अल इस्लाम का स्थापना किया था। किसका किया था? कुब्बत उल इस्लाम का स्थापना किया था। इन्होंने लाहौर और दिल्ली दोनों में अपनी राजधानी बनाई। लाहौर और दिल्ली दोनों में अपनी राजधानी बनाई। इन्हें लाख बख्श यानी बहुत दान देते थे, इसलिए इन्होंने, इनका जो उपाधि था वो लाख बख्श था। अजमेर में जो है इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि इनका जो निर्माण सिर्फ 2.5 दिन लगा था, इसलिए इनका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा लगा गया था। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते यानी गोल्फ खेलते हुए इनकी जो मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर के। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। रजिया सुल्तान की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो तुर्की अमीरों का षड्यंत्र के कारण जो है रजिया सुल्तान बहुत ही असफल हो गई थी। और रजिया सुल्तान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि वो प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इनका जो पुराना बचपन का नाम था वो जूना खां था। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम क्या था? तो जूना खां था। और इसे रक्त का प्यासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्त का प्यासा, क्योंकि ये कब क्या करता था कोई भरोसा नहीं था, इसलिए इन्हें अंतः विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? अंतः विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। और इन्होंने दो अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी बना ली थी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था देवगिरी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने खाली जमीन को जो है कृषि योग्य बनाने के लिए दीवाने कोही का स्थापना किया था। दीवाने कोही का स्थापना किया था। इसमें क्या होता था? क्या जहाँ फसल नहीं उगता था वहाँ फसल उगाने के लिए ये विभाग था। उसके बाद इन्हीं के जो शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता का जो पुस्तक था रेहला, क्या था? रेहला में इनका वर्णन है। और इनकी जो मृत्यु थी वो 1351 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो इसका याद रखिए मनुची। अब पुरंदर की संधि कब हुई थी? जब पुरंदर को घेर लिया गया था। और ये मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, जिसमें कि 23 किला ले लिया गया था शिवाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्रकार कहाँ मिलते हैं? तो रजमनामा में मिलते हैं। और दसवंत जो है अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था। और इनकी जो लिपि थी वो रजमनामा एवं पांडु लिपि भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित थे। इनका जो राज्य की राजधानी थी वो लुम्बिनी थी, जो कि अभी नेपाल में है। इनका जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हो गया। तो लगभग ये 80 साल जिए। तो इस तरह आप करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद इनके माता का नाम महामाया था। क्या नाम था? महामाया था। और इनके पिता का जो नाम था वो सुदोधन था। क्या था? सुदोधन था। इनकी जो शादी हुई थी वो यशोधरा के साथ हुई थी, जिससे कि इनको राहुल नाम का पुत्र हुआ था। इन्हें आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मृगबाद यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो 1992 ईस्वी में उसको ध्वस्त कर दिया गया, तो वो किसके द्वारा बनाया गया? तो मीर बाकी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। और तोडरमल जो है नवरत्न थे अकबर के शासनकाल में। जो है इनका जो विभाग था वो भू राजस्व विभाग ही था। और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट दहसाला पद्धति का निर्माण किया था, जो कि भू राजस्व से संबंधित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मैं अभी तुरंत बताया कि ये मोरक्को यानी अफ्रीका के मोरक्को से संबंधित थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ आया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो रेहला थी। क्या थी? रेहला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का जो है मकबरा वो लाहौर यानी पाकिस्तान में है। तो जहांगीर के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इनका जो पहला नाम था वो सलीम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सलीम और अनारकली का तो किस्सा आपने सुना ही होगा। उसके बाद इन्होंने न्याय का जंजीर बनाया। किसका जंजीर? न्याय का जंजीर बनाया था, इसमें कि आदमी लोग आके वो घंटा बजाते थे और ये फरियाद करते थे न्याय का जंजीर के द्वारा। और इन्होंने सुप्रसिद्ध जो है सबसे जो बड़ा जो ये इन्होंने कांड कर दिया था वो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया, क्योंकि उन्होंने खुसरो विद्रोह में उनका हेल्प किया था, इसलिए उनको फांसी दे दिया गया अर्जुन देव को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। कहाँ थी? वातापी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल में विजय प्राप्त की थी। और ये इतना खतरनाक आदमी था, इतना खतरनाक क्या, इतना घिनौना आदमी था कि इन्होंने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ये बहुत ही महाप्रतापी राजा थे आंध्र सातवाहन वंश के। तो चलिए इस वंश से संबंधित जो है हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। उसके बाद इनके एक महाप्रतापी राजा थे जिसका जो कि हाल थे, और इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक था वो गाथा सप्तशती था। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, गाथा सप्तशती। गाथा मतलब किसी के बारे में बताना, तो हाल की गाथा बताता है, सप्तो भर जो है हाल की गाथा बता रहा है। तो इस तरह करके आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो राजधानी था आंध्र सातवाहन वंश का वो प्रतिष्ठान या पैठान थी, जो कि गोदावरी तट पे थी। उसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम जो है ब्राह्मण को जो है भूमि दान दिया, और जो भूमि दान करते हैं उन्हें जो है अग्रहार कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग जो है वो वसूला जाता था। चलिए हर्ष के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो हर्ष जो है वो पुष्यभूति वंश के थे। कौन थे? पुष्यभूति वंश के थे। और इनके द्वारा लिखा गया 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक तो रत्नावली, दूसरा है नागानंद, और तीसरा है प्रियदर्शिका। तो इन तीनों को याद करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए नाग मनी सुने हैं ना, नाग के ऊपर क्या है? रत्न है, और वो देखने में क्या लग रहा है? प्रियदर्शिका, यानी प्रिय लग रहा है देखने में। इस तरह करके आप इसको याद रख लीजिएगा। नागानंद यानी नाग के ऊपर क्या है? रत्न है, और रत्न कैसा दिख रहा है भैया? प्रियदर्शिका, यानी प्रिय लग रहा है देखने में। और इन्हीं के शासनकाल में जो है वेनसांग आए थे। तो हर्षवर्धन, हौ से वेनसांग, इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवघर का दशावतार मंदिर में जो है वो सबसे पहले मंदिर के शिखर का उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गए? तो हीनयान तथा महायान जो है में विभक्त हो गए थे चौथी संगति में। ठीक है, चौथी संगति से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो ये कश्मीर में हुआ था, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, चतुर्थ संगति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। और जो शासक थे वो तो कनिष्क ही थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी वो बुद्धचरित था। कौन था? बुद्धचरित। उसके बाद इसका जो प्रमुख कार्य यही था, हीनयान और महायान जो था विभाजित हो गया था। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा ही वीडियो लगातार आते रहेगा। आपका जो कोई भी कंपटीशन का जीके हो, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाता है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।